रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वर्क डन। पहले मैं इरिवर्सिबल जो पिछली क्लास में मैंने समझाया था, तो अगर तुम उसको दोबारा समझ लोगे तो यकीन मानो बहुत फायदा होगा। थोड़ी देर लगाऊंगा मैं इसमें, 10 मिनट के अंदर समझा दूंगा इरिवर्सिबल वर्क डन। फिर हम ये समझेंगे कि इसका नाम क्यों है ऐसा। ऐसा है कि हमारे पास एक पिस्टन है और उसमें एक ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है, चाइना डिश। और ये बैलेंस है ऊपर नीचे से। ये आपको बाकी स्टोरी पता ही है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है। पिस्टन हमेशा फ्रिक्शन लेस ही रहता है, कभी भी लगा होता है। ये गैस है। अगर मैं सडनली, कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, वो आपको इस टॉपिक को परफेक्ट बनाएंगी। जैसे फिलहाल एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर है, ये पूछा जाता है, आपको पता होता है कि ये है, लेकिन जब आप ध्यान नहीं देते तो आपको ये नहीं पता लगता यही चीज पूछ रहा है वो पेपर में। एक्सटर्नल इंटरनल फिलहाल बराबर है, लेकिन अगर सडनली मैं ये चाइना डिश सैंड पार्टिकल के साथ उठा लू यहां से, तो रिमूव चाइना डिश। तो अगर मैंने अचानक से ऐसा किया तो पी एक्सटर्नल कम हो जाएगा पी इंटरनल से। तो यही पूछता है कि इस वर्क डन में पाथ में, इस वर्क डन में पाथ में एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होता है कि आप कहते हैं नहीं, इंटरनल ज्यादा हो गया ना, ऊपर से ये हट गया तो इंटरनल ज्यादा हो गया। तो इंटरनल अगर ज्यादा हो जाएगा तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा, लेकिन ऊपर खिसकता ही रहेगा नहीं। और मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर को ये पता है कि ऊपर आके क्यों रुक जाएगा। बस तुम मुझे इतनी सी बात बताओ जरा सी, कि ये लोग मनाली क्यों जा रहे हैं? मतलब इतनी ठंड दिल्ली में हो रही है तो इनको वहां जाने की क्यों पड़ रही है? और ठंड लगे इसलिए, और हम और कपड़े पहन लें। सुनो, पी एक्सटर्नल बराबर है पी इंटरनल के। इंटरनल में कोई चेंज नहीं आया, एक्सटर्नल घटा है, इसलिए इंटरनल बढ़ गया है उसके मुकाबले। तो ये दोबारा बराबर हुए हैं जब, तुम मुझे बताओगे कैसे दोबारा बराबर कैसे हुआ है? कौन बताएगा? जल्दी बता दो। सर जब पी इंटरनल पी एक्सटर्नल से ज्यादा हुआ तो पिस्टल ऊपर गया और गैस की वॉल्यूम बढ़ गई, जिससे उसका प्रेशर कम हो गया। अरे वाह भाई, अरे वाह, गुड। अब सुनो, पी एक्सटर्नल बराबर है पी इंटरनल के फिलहाल। तो जब ऐसा हुआ, पिस्टल ऊपर उठा, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू लेंथ। लेंथ ये वाली है, पिस्टन यहां से उठा है, यहां से यहां तक चला है, ये लेंथ है एल। फोर्स जो होता है, प्रेशर जो होता है, फोर्स नहीं प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो फोर्स इंटू एरिया होता है। प्रेशर कौन सा? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जो आप फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल प्रेशर पर लगाएंगे। तो फोर्स जो हो गया वो पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई एरिया हो गया, पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई एरिया।
तो मैं फोर्स की जगह लिख देने वाला हूं P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। ये एरिया कौन सा है? ये वाला। अब वर्क डन गैस ने किया है, क्योंकि गैस ने पिस्टन को ऊपर उठाया है, गैस ने पिस्टन को ऊपर उठाया, तो वर्क गैस ने किया है। तो मैं यहां लिख दूं वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम यानी वर्क ऑफ एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड हुई है गैस, और ऐसा वर्क डन नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि वर्क सिस्टम ने किया है, तो इस वर्क से सिस्टम की एनर्जी घट जाती है, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। ए इंटू एल डेल्टा वी होगा, चेंज इन वॉल्यूम, ये पूरा वॉल्यूम, ये डेल्टा वी है। अगर आप एरिया की मल्टीप्लाई लेंथ से कर देंगे तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। तो डब्ल्यू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला जो हो गया, ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये फॉर्मूला सिंपल हो गया, वर्क निकालना आसान हो गया। पिस्टन कितना ऊपर उठा, कितना वॉल्यूम में चेंज आया डाल दो, और पिस्टन जो है वो कितने प्रेशर के अगेंस्ट उठा। ये नीचे वाला प्रेशर नहीं डालना है कि कितने प्रेशर से उठा, कितने प्रेशर के अगेंस्ट उठा, ऊपर वाला प्रेशर। अब इस फॉर्मूले में आगे नेगेटिव लगाया जाता है, आपको याद होगा पिछली क्लास से, ताकि वर्क डन नेगेटिव आए। अब इन शॉर्ट, क्योंकि हमने पिछली रिकॉर्डिंग में सब रिकॉर्ड कर रखा है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव आता है, यानी ये नेगेटिव वर्क है। लेकिन इसके फॉर्मूले में नेगेटिव लगा भी हुआ है, ये नेगेटिव है। लेकिन अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन की बात करें, यानी पिस्टन नीचे खिसके, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव होता है। यानी ऐसा वर्क जैसे पिस्टन नीचे खिसकता है तो गैस को दबाया जा रहा है, गैस पे वर्क हो रहा है। तो जब गैस पे वर्क होता है तो गैस की एनर्जी बढ़ती है, ये वर्क पॉजिटिव होता है। मगर फॉर्मूला ये भी नेगेटिव ही होता है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है। होगा ऐसा कि एक्सपेंशन के केस में जब आप वर्क निकालेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिव आएगा वैल्यूज डालने पर। कंप्रेशन के केस में जब आप वैल्यूज डालेंगे तो वर्क अपने आप, इसमें वर्क अपने आप नेगेटिव आएगा, इसमें वर्क अपने आप पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। सुनिए अब मेरी बात, ये रिवर्सिबल क्यों है? इरिवर्सिबल, सॉरी, ये इरिवर्सिबल क्यों है वर्क डन? ये इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि जब पिस्टन ऊपर खिसकता है, ऊपर की बात करते हैं, तो सिस्टम ने वर्क किया। जब सिस्टम वर्क करता है ना 500 जूल, तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। बेशक हमने यहां लिख लिया है कि पिस्टन फ्रिक्शन लेस वेट लेस है, लिख लिया है मैंने, मगर क्या कोई पिस्टन फ्रिक्शन लेस वेट लेस हो सकता है? एक एग्जांपल, गाड़ी में भी ऐसा ही पिस्टन होता है जो ऐसे ऐसे घूमता है। इंजन ऑयल का ऐड देखना कभी, वो दिखाते हैं उस पिस्टन को ऐसे ऐसे घूमता हुआ। मेरी गाड़ी में पेट्रोल है और मेरे पास इतना पेट्रोल है, बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास इतना पेट्रोल है कि वो पेट्रोल 10,000 जूल वर्क कर सकता है। कर सकता है, करेगा या नहीं पता नहीं। मान लो कि मैंने उस पेट्रोल को ऐसी गाड़ी में डाला जिसमें इंजन ऑयल है ही नहीं, यानी पिस्टन फंस के चलेगा, तो क्या वो
पेट्रोल जो मैंने उसमें 1 लीटर डाला है, क्या वो गाड़ी मुझे ज्यादा दूर ले जा पाएगी? नहीं, क्योंकि अधिकतर पेट्रोल की एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होने की जगह हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी गाड़ी। चाहे गाड़ी का इंजन हीट बना रहा है, चाहे वर्क, होता तो सब जूल में ही है, और वो जूल में जो एनर्जी है वो पेट्रोल दे रहा है। अब आप उससे हीट बनाए, या गाड़ी का इंजन साउंड दे रहा है, या वो वर्क कर रहा है, वेस्ट तो पेट्रोल ही हो रहा है। साउंड देने में भी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, और हीट देने में भी, जबकि साउंड और हीट की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत थी गाड़ी चले, वर्क की। तो लगातार ये एफर्ट लगाई जाती है कि हम ऐसे इंजन बनाएं जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस ना करें, जिससे एनर्जी का नुकसान ना हो। जैसे ही पिस्टन ऊपर गया, सिस्टम ने वर्क किया 500 जूल, मगर अगर इसने 500 जूल वर्क किया है तो इसकी एनर्जी भी 500 जूल ही खर्च होनी चाहिए थी, मगर एनर्जी खर्च हो रही है 600 जूल, और वर्क सिर्फ 500 हुआ। 100 जूल एनर्जी हीट में बदल गई, क्योंकि पिस्टन तेजी से ऊपर उठा है एक साथ। अगर पिस्टन एक साथ ऊपर उठेगा तो फिर इसमें एनर्जी लॉस होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी पिस्टन परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, वेटलेस नहीं होता। अब ये इरिवर्सिबल का क्या मीनिंग है? इरिवर्सिबल का मीनिंग है कि अगर मैंने पिस्टन को ऊपर खिसका दिया, इन भाई साहब ने वर्क में एनर्जी लॉस की और हीट में भी एनर्जी लॉस की, मैं चाहता हूं वो एनर्जी इनके अंदर वापस आ जाए, तो मैंने पिस्टन को नीचे खिसका दिया वापस। नीचे खिसकाने से जो हीट के फॉर्म में इसने एनर्जी लॉस की है वो थोड़ी ना वापस आ जाएगी, वो तो एनवायरनमेंट में चली गई। अब वो प्रोसेस कभी भी रिवर्स नहीं होगा। एक बार एनर्जी लॉस हुआ तो वो अब एनर्जी कभी भी वापस नहीं आने वाली है, हीट एनर्जी। एक हिसाब लगाते हैं, 500 जूल इसने वर्क किया, 100 जूल हीट में खर्च हो गया, 600 जूल एनर्जी खर्च हो गई। जैसे 500 रुपए की टी शर्ट लेने गया मैं, 100 रुपए किराए में खर्च हो गए, और हम चाहते हैं कि हम सामान लेने जाएं, ऑनलाइन जैसे ले लेते हैं, तो वो 500 रुपए की टी शर्ट है तो हमारे खुद के पैसे नहीं लगते, किराए आने जाने के पैसे बच जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, वर्क कर रहा है 500 जूल और एनर्जी खर्च हो रही है 600, क्योंकि 100 जूल हीट बन रही है। याद मत कर लेना, पता नहीं 100 बन रही है कितनी। तो अगर किसको इस पर वापस वर्क कर दे 500, तो पिस्टन नीचे आ गया, मान लो नीचे आ गया, तो वापस इसके अंदर 500 जूल आ गई, लेकिन 100 जूल तो नहीं आएगी। और फिर देखो, जब मैंने पिस्टन को नीचे खिसकाया तो मेरी भी हाथ की एनर्जी वर्क डन के साथ साथ हीट में कन्वर्ट हुई होगी, तो दोबारा एनर्जी वेस्ट हुई। इसलिए एक बार अगर पिस्टन तेजी से ऊपर खिसक जाता है तो फिर उसके बाद आप जो हीट लॉस हुआ है उसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए ये इरिवर्सिबल वर्क है। इरिवर्सिबल यानी आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे परिस्थितियों, कंडीशंस को। दूसरी बात, इरिवर्सिबल वर्क में, ये सब पेपर में आता है, इरिवर्सिबल वर्क में जो एनर्जी लॉस होता है वो ज्यादा होता है, वर्क डन मैक्सिमम नहीं होता। मैक्सिमम वर्क डन का मतलब है कि जब मैं किसी को 10,000 जूल वर्क करने लायक पेट्रोल देता हूं, तो मैक्सिमम वर्क वो करेगा जो हीट की फॉर्म में पेट्रोल की एनर्जी को बर्बाद ना करे। 10,000 जूल पेट्रोल वर्क कर सकता है, मगर करेगा नहीं। करेगा तब जब एनर्जी किसी और फॉर्म में बर्बाद ना हो, सिर्फ वर्क हो। मैक्सिमम वर्क अगर आपको करना है तो वो प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होगा तो वर्क डन मैक्सिमम नहीं होगा, एनर्जी का लॉस होगा, आप इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये 2-3 मेन बातें हैं, इसकी याद रखें। इतनी भी बड़ी, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अब सुनो, लेकिन अगर वर्क डन रिवर्सिबल हो तो कोई भी वर्क डन रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, पहली बात तो। लेकिन एक तरीका है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर वर्क डन रिवर्सिबल होता तो हमारा क्या फायदा होता। पूरी कहानी तो मैं बताऊंगा समझा के। अब इसमें मैथ है, वो मैथ हो सकता है आपको ना आती हो, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती है तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर भी आपके समझ में आएगा, मगर आपको उस मैथ को थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन समझाने लग जाऊंगा मैं,
ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। अब देखिए, पैर जम गए ठंड में। सुनिए, टॉपिक की हेडिंग पढ़ेंगे आप, टॉपिक के रेस्पेक्ट में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन। आपको ये समझना पड़ेगा एक दो दिन में कि आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है, ये सब समझाऊंगा मैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन, मगर जब आप 5th 6th 7th पढ़ लेंगे, समझ लो केमिस्ट्री का बोझ हट गया, ये समझ लेना। फिर आपको तो बस पढ़ाना है, चलते रहना है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन, ये टॉपिक है। देखो, इसमें मैथ आएगी भाई, उसमें डरना नहीं है। वो मैथ अगर आपने कभी ना भी पढ़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मैथ आपको डायरेक्ट याद रखनी है। सॉल्व करना तो मैं ही समझाऊंगा। भाई ऐसा बना लो पिस्टन, सीधा है ये वही पिस्टन जैसा होता है। इसके ऊपर चाइना डिश है, इसके ऊपर 10 लाख सैंड पार्टिकल है। 10 लाख सैंड पार्टिकल। इनकी गिनती जरूरी है। एक्सटर्नल इंटरनल बराबर है, पॉइंट टू बी नोटेड। इंटरनल और एक्सटर्नल पे ध्यान देना है। एक्सटर्नल इंटरनल फिलहाल बराबर थे। मैंने एक्सटर्नल प्रेशर में से एक सिंगल पार्टिकल उठाया है, 10 लाख में से सिर्फ एक, कटोरी भी नहीं उठाई। कोई चेंज आया, एक पार्टिकल बहुत छोटा होता है, अगर मैं एक पार्टिकल तुम पे फेंक के मारूं तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर में कोई चेंज आया है? चेंज आया है, महसूस होगा वो एक अलग बात है, महसूस नहीं होगा, लेकिन चेंज आया है क्योंकि एक पार्टिकल उठाया। लेकिन एक बच्चा कह रहा है नहीं आया है, नहीं आया है, जीनियस टाइप का बच्चा आ गया है मेरे पास। तो मैंने जीनियस टाइप के बच्चे से ये कहा कि अगर एक पार्टिकल रिमूव करने से कोई चेंज नहीं आ रहा है तो एक काम कर, एक एक करके 10 लाख उठा ले, और जब तू एक एक करके 10 लाख उठा चुका होगा तो तेरे को साफ साफ दिखाई देगा कि पिस्टन काफी ऊपर आ चुका है। और पिस्टन काफी ऊपर एक साथ तो नहीं आया है, तो वो धीरे धीरे ही आया है। पिस्टन चल रहा था, मतलब जब जब आप पार्टिकल उठाते थे पिस्टन ऊपर चलता था, मगर पिस्टन इतना स्लो चलता था कि आपको कभी भी नजर नहीं आया। जैसे देखो मैं चल रहा हूं, अभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे चलता रहूं 10 साल तक तो कहीं तो पहुंचूंगा। फिलहाल तो कुछ 5-7 मिनट में तो तुम ये कहोगे कहीं ना चल रहे हो, यहीं हो, मगर मैं ऐसे चलता रहूं, मेरे पैर चल रहे हैं 1-1 इंच, उससे भी कम। अब सुनना मेरी एक बात, मेरे दोस्त ने मुझे रेड लाइट पे बुलाया, तो भाग के गया मैं तेजी से, एकदम फुल स्पीड में। क्या होगा? थक जाऊंगा, हो सकता है उसके बाद मुझे नींद आ जाए पूरे दिन के लिए। थक जाऊंगा, नींद आ जाएगी और काफी हीट निकलेगी शरीर में से, यानी मैंने एनर्जी लॉस कर दी, है ना, ज्यादा काम उतना नहीं हुआ और एनर्जी लॉस हो गई। लेकिन जब मैं वहीं स्लो जाता हूं, रेड लाइट तक स्लो चलता हुआ, बहुत स्लो, मतलब ऐसे, तो टाइम बेशक ज्यादा लगता है लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा फील नहीं होता है कि मैं थका हूं या नहीं। तो सेम यहां पर अगर पिस्टन बहुत स्लोली ऊपर जाएगा तो जो फ्रिक्शन होगा भी ना,
इतने स्लो स्पीड में वो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी आपका जो सिस्टम है वो हीट लॉस नहीं करेगा। कहने वाला कहेगा नहीं करेगा, धीरे धीरे करे, नहीं ऐसा नहीं है, धीरे धीरे भी नहीं करेगा। अगर स्पीड स्लो होगी तो पिस्टन फिर हीट लॉस नहीं करेगा, वो भी बहुत ही स्लो स्पीड है। हीट तभी ज्यादा बनेगी जब पिस्टन तेजी से ऊपर नीचे जाएगा। तो मैं 1,00,000 पार्टिकल पहला उठाया मैंने, जब मैंने पहला पार्टिकल उठाया तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ होगा या नहीं? पहले मुझे एक बार बता दो, ये थोड़ा सा वर्क डन वाली बात समझ में आ रही है? एक पार्टिकल उठाया तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ है, ये बहुत थोड़ा वर्क डन है। मेरे को तो, मैं तो तुम्हें दिखा भी रहा हूं, ये तो दिखना भी नहीं चाहिए। पहले पिस्टन यहां था और अब वो यहां आ गया है, बहुत थोड़ा वर्क डन है ये। तो ये वर्क डन कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, DW। DW क्यों लिखा हुआ है सुनते रहना, बहुत थोड़ा वर्क डन, ये दिखाने के लिए कि वर्क डन बहुत थोड़ा है। DW माइनस P एक्सटर्नल, ये तो फॉर्मूला ही है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इनटू DV। अंतर सिर्फ इतना आया है कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो स्मॉल कर दिया है मैंने, DV, डेल्टा V से DV लिख दिया है। डेल्टा V का मतलब बड़ा चेंज होता है जो दिखे, DV का मतलब होता है जब चेंज ऐसा हो जो नजर ही ना आ रहा हो, इन्फिनाइटिसिमली स्मॉल। बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा, ये तो बहुत ज्यादा दिखा रखा है मैंने, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, इतना थोड़ा चेंज होगा कि मुझे दिखेगा ही नहीं। तो ये वर्क डन है DW। क्या इस वर्क डन में हीट लॉस हुआ है? ये बताओ मुझे, बताओ क्या इस वर्क डन में? नहीं। अगर टॉपिक के हिसाब से देखें तो इस वर्क डन में कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई है। तो अगर मैं ऐसे ही वर्क डन स्लो स्लो करता रहूं जैसे एक स्टेप में किया है, अगली बार मैं फिर से एक सैंड पार्टिकल उठाता हूं, एक और सैंड पार्टिकल उठा रहा हूं मैं। भाई इसको तो मेरे को बिल्कुल कंफर्म देना है करके कि ये समझ में आता है कि नहीं। अभी तो मैथ भी आएगी इसमें, लेकिन प्रोसेस बता देना पहले। ये मैंने एक स्टेप में वर्क किया, पिस्टन यहां आ गया था, फिर मैंने एक पार्टिकल और रिमूव कर दिया, रिमूव वन सैंड पार्टिकल, अगेन एक पार्टिकल और। तो पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर उठा होगा, भगवान ही बताएंगे तो कितना ऊपर उठा है। तो पहले स्टेप में वर्क डन था DW1, दूसरे स्टेप में वर्क डन था DW2। DW1 कैसे निकलेगा? सेम, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। DW2 सेम, माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV। जितना वॉल्यूम चेंज होगा, दोनों वॉल्यूम जरूरी नहीं है बराबर हो, बस ये है कि छोटे हैं बहुत। तो कितने स्टेप में वर्क डन करूंगा मैं? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा 10 लाख स्टेप में। अगर मैं 10 लाख स्टेप में धीरे धीरे वर्क डन करूंगा तो मेरा एनर्जी का लॉस कभी भी नहीं होगा। जब पिस्टन ऊपर नहीं खिसक रहा था तो दोनों प्रेशर बराबर थे। जब मैंने एक पार्टिकल रिमूव किया तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, मगर कितना कम हुआ है? ना के बराबर। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ है, यानी ऑलमोस्ट सेम है। तो जब ऐसा बोला जाता है पेपर में या किताब में कि रिवर्सिबल वर्क डन में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर हमेशा सेम रहता है, तो समझ नहीं आता है कैसे। यहां समझ लो, क्योंकि एक ही पार्टिकल तो रिमूव किया है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल में खास अंतर नहीं आया है। अंतर इतना कम है कि एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर ही है, और अब तो है ही बराबर, खैर दोबारा रुक गया है वो। फिर तुमने सैंड पार्टिकल उठा लिया, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल में बहुत कम, ना के बराबर अंतर आया। यानी प्रोसेस होता भी रहेगा और एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर में चेंज भी नहीं आएगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर भी बना रहेगा। प्रोसेस भी होता रहेगा और एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर भी बना रहेगा। अब ये बताओ कि, पहले मैं बताऊं कि ये वर्क डन कितने स्टेप में होगा।
10 लाख धीरे धीरे। पहले यही वर्क डन हमने एक ही स्टेप में करवा लिया था। अगर मैं 10 लाख स्टेप में वर्क डन कराता हूं तो वो वर्क डन मेरे काम का नहीं है। अब ऐसे क्या करूंगा मैं, ऐसे इतने स्लो वर्क करके? तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये वर्क डन आपके काम का है, मगर वो आपको ये सिखा रहे हैं कि वर्क डन करने का एक तरीका जिसमें एनर्जी लॉस ना हो। ये रिवर्सिबल कैसे है? देखिए, जब आपने एक सैंड पार्टिकल उठाया तो अंदर कुछ चेंज आया, मगर वो चेंज इतना 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 स्मॉल है कि उसे प्रैक्टिकली समझना और मानना पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने एक सैंड पार्टिकल उठाया है और कोई कहे अरे तुमने चेंज कर दिया, सिस्टम में चेंज कर दिया, तो वो एक पार्टिकल ऐसे डाल देना वापस, तो सिस्टम रिवर्स हो गया एक पार्टिकल डालने से। क्योंकि आप प्रोसेस ही इतना स्लो कर रहे हैं कि आप कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक स्मॉल टाइम इंटरवल में देखें तो आप पिस्टन को इतना स्लो ही ऊपर ले जा रहे हैं कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि आप कोई चेंज कर रहे हैं। इसलिए ना तो एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर हो रहा है, ना ही एक्सटर्नल इंटरनल में चेंज आ रहा है, और ना ही कोई हीट लॉस हो रहा है। तो अगर आपने वो पार्टिकल दोबारा रख दिया जो आपने उठाया है, तो उठाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और रखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं उठाने पर अगर जो भी अंतर आया था, रखने पर वो अंतर खत्म हो गया, तो प्रोसेस रिवर्स हो गया। बताओ, ये समझ आया? ये सब Yes, कुछ sir. मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो ये समझ आ जाना चाहिए। अब मैथ का इस्तेमाल करेंगे हम। तो वर्क डन कई स्टेप्स में हुआ है भाई। सर हम देख लेना, रखेंगे अगर भी एक एक करके। एक स्टेप में रखना है ना, मतलब एक स्टेप के बारे में सोचना है। जैसे एक स्टेप को रिवर्स करना है, जैसे मैंने एक को उठाया, ऐसे हो गया, तो पार्टिकल मैंने दोबारा रख दिया, वो वापस आ गया। सबको रिवर्स करना है तो एक एक करके करना है ना। जैसे अब यहां से यहां गया मैं, तो यहां से यहां रिवर्स करना है। तुम ये सोच रहे हो कि जैसे एक एक करके ऊपर गया था तो एक एक करके नीचे ले आओ, ऐसे रिवर्स नहीं। रिवर्स ऐसे कि मैंने पैर ऐसे आगे किया, एक आज बच्चे ने कहा सर आप हिल रहे हो, आप अपनी जगह से हिलो। मैंने कहा कहां हिलाऊं, ले, बस ऐसे रिवर्स। ऐसे नहीं कि जैसे मैं स्लोली गया था वैसे ही स्लोली वापस आऊं, वो वाला रिवर्स नहीं। आ रहा समझ क्या कहा मैंने? यस एक सर। स्टेप को रिवर्स करना है। हाँ हाँ, तो ये मैथ का इस्तेमाल करेंगे, यहां नहीं आएगा ये। आगा तो ऐसे यहीं चाहिए था, फिगर के साथ डेरिवेशन दिख जाना चाहिए था। इसी में ही फिट करेंगे। सुनो, देखो, जब कोई प्रोसेस इतने ज्यादा स्टेप में होता है तो उस प्रोसेस को जोड़ने के लिए मल्टीप्लाई नहीं की जाती है। क्या आपने कह दिया कि एक स्टेप में इतना वर्क हुआ है तो 10 लाख से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो वर्क डन वही निकल के आ जाएगा जो इरिवर्सिबल में निकल के आता है। जब स्टेप छोटे हों तो उन स्टेप्स को जोड़ने के लिए, और इनफाइनाइट हो और वो अलग अलग स्टेप हो, तो उनमें एनर्जी या वर्क डन भी अलग अलग हो सकता है। आप 10 लाख की मल्टीप्लाई करके एक साथ नहीं निकालेंगे उसे, तो आप उसका करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे पानी की, यहां से समझना, पानी की बूंदे टपक रही है, रात भर टपकी, क्या हर ड्रॉप का साइज सेम है? नहीं, अंतर है बहुत छोटा छोटा। अगर कोई ये कहता है कितना पानी टपका, एक ड्रॉप थी 2 ml की, 1 करोड़ ड्रॉप टपकी है, 1000 ड्रॉप टपकी है, 1000 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत आंसर आ जाएगा। क्योंकि पहली बात, हर ड्रॉप का साइज सेम नहीं है, यानी आपको हर ड्रॉप का वॉल्यूम अलग अलग ऐड करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम पानी का निकालने के लिए। ऐसी कंडीशन में इंटीग्रेशन किया जाता है, मल्टीप्लाई नहीं। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो जो मैं सब बोलूंगा ना,
उतना ही आपको समझना है और उतना ही दूसरों को आता होगा, ध्यान रखना। सुनो, जैसे टोटल वर्क डन, ये कैपिटल डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू नहीं, ये एक स्टेप का वर्क नहीं है, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क जब हुआ, जब वर्क डन शुरू हुआ तो वॉल्यूम इनिशियल वी आई था, ये इंटीग्रेशन का मार्क है। जब वर्क डन शुरू हुआ तो वॉल्यूम वी आई था, वी इनिशियल, और अब वॉल्यूम हो चुका है वी फाइनल। यानी वर्क डन कहां से कहां तक होगा, वी आई से वी एफ तक। यानी आपका इंटीग्रेशन का साइन ये बता रहा है कि वर्क डन वी इनिशियल से शुरू होगा जब वॉल्यूम यहां था, और वर्क डन कब खत्म होगा, जब वी फाइनल आ जाएगा। यानी 10 लाख पार्टिकल एक एक करके उठ चुके होंगे तो वो फाइनल वॉल्यूम होगा। हर स्टेप में कितना वर्क डन हो रहा है, माइनस माइनस यहां लगाओ, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब समझना इसे, ये इतना ही समझना है, हर स्टेप में इतना वर्क हो रहा है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ये स्मॉल वर्क डन है हर स्टेप में। और ये वर्क डन कब तक हो रहा है, जब तक वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल ना हो जाए। तो ये अपने आप जोड़ लेगा इंटीग्रेशन का साइन। एक स्टेप में इतना वर्क, कब तक हो रहा है वर्क, जब तक वॉल्यूम इनिशियल से, ये एक स्टेप में थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आ रहा है डीवी। कब तक इस वर्क को जोड़ना है, जब तक वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल ना हो जाए। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और रूल इसे अपने आप जोड़ देते हैं, ऐसे काम करते हैं। अब सुनो, पी एक्सटर्नल हर समय रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में नहीं, रिवर्सिबल में पी इंटरनल के बराबर था, प्लस माइनस डीपी। इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट इंटरनल के ही बराबर है, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी। डीपी का मतलब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा लो या थोड़ा सा घटा लो, डरना नहीं है। कोई नहीं डर रहा है, तुम में से कईयों को पता है लेकिन कुछ को नहीं भी पता है। पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर ही है, इंटू डीवी। अब डीवी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये साइन लगा लो, अब उल्टा हो गया, वी एफ से वी आई माइनस कैपिटल डब्ल्यू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है, पी इंटरनल डीवी डीपी डीवी। देखो डीपी जो वैल्यू है वो कितनी छोटी समझ रहे हो तुम, बहुत छोटी है, 0 के बराबर है बिल्कुल। डीपी बहुत छोटी वैल्यू के लिए डीपी डीवी लिखा जाता है, इन्फिनाइटिजिमली स्मॉल। डीपी बहुत छोटी वैल्यू है और डीवी भी छोटी वैल्यू की छोटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो और छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं। तो डीपी वैसे ही स्मॉल था और उसमें डीवी की मल्टीप्लाई हो गई तो ये और स्मॉल हो गया। तो आप इस वैल्यू को अब यहां से हटा दीजिए, क्योंकि प्लस और माइनस को आप हटा सकते हैं इजीली, मल्टीप्लाई होता है तो नहीं हटा पाते। तो आपका सिर्फ इतनी ही चीज रह जाएगी अंदर, डीपी डीवी कैंसिल, इग्नोर कर दिया मैं डीपी डीवी को। तो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस वी एफ वी आई पी इंटरनल इंटू डीवी, इतना रह गया। इंटरनल प्रेशर का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है 5वें चैप्टर में, किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में। इंटरनल प्रेशर निकालना मेरे लिए बड़ा आसान है। इंटरनल प्रेशर निकलता है एनआरटी बाय वी, एनआरटी बाय वी डीवी, वी एफ वी आई कैपिटल डब्ल्यू। वी को इधर ले जाओ डीवी के नीचे, कैपिटल डब्ल्यू माइनस वी एफ वी आई, एनआरटी बाहर ले लो पहले, एन को, आर को, टी को, एन आर टी बाहर आ गया, वी एफ वी आई डीवी बाय वी अंदर कर लो, डीवी बाय वी। क्योंकि जो डीवी बाय वी, वी का इंटीग्रेशन होता है वी इनिशियल से वी फाइनल, क्लियर लिख दो जरा। क्योंकि जो वी इनिशियल से वी फाइनल डीवी बाय वी का इंटीग्रेशन होता है उसे एलएन
V फाइनल बाय V इनिशियल लिखा जाता है W इक्वल्स टू माइनस NRT। अब आपसे कोई पूछेगा ln क्या होता है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है, log बेस E। कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा ना। इसकी जगह ये कैसे आया, तो इसका एक डेरिवेशन होता है मैथ में। आपको डायरेक्ट लिखना है कि ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल dV बाई V ln VF बाई VI के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका वर्क डन रिवर्सिबल हो। अब बताओ, तो इस मैथ को देखो दो तरीके से इसको बच्चे लेते हैं। एक तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस मैथ को देखकर कुछ घबराना नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आपको क्या इंटीग्रेशन थोड़ी आपसे कोई पूछ रहा है। आपसे कोई कहेगा ये क्यों किया है, तो आप कहेंगे हम वर्क डन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी जोड़ रहे हैं एक एक स्टेप में। फिर उसके बाद पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी रिवर्सिबल में एक्सटर्नल इंटरनल बराबर रहते हैं, तो इसलिए एक्सटर्नल की जगह ये लिखा है। प्लस माइनस डीपी का मतलब इंटरनल से थोड़ा ज्यादा या इंटरनल से थोड़ा कम होता है एक्सटर्नल रिवर्सिबल में। फिर अंदर मल्टीप्लाई की डीपी बाई डीवी हटा दिया, ये तो 5वें चैप्टर से आया। इंटरनल प्रेशर, गैस का इंटरनल प्रेशर कैसे निकलता है, एनआरटी बाई वी। अब ये एक चीज है कि ये जो क्वांटिटी है वी आई से वी एफ इंटीग्रेशन डीवी बाई वी, ये एलएन वी एफ बाई वी आई के बराबर होता है। एलएन लॉग बेस ही है। किसी ने ये कहीं भी पढ़ा होगा तो सिर्फ वो इतना ही जानता होगा, ये लॉग बेस ही है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि ये मैथ की एक ब्रांचेज है, नेचुरल लॉ। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको किसी ने बता दिया, थोड़ा 5 मिनट को आपको ये आ जाएगा। और आपको ऐसा करना भी नहीं है कि ये इस पे कोई रिसर्च नहीं करनी है, बस आपको इतना पता चल गया एलएन लॉग बेस ही है, और आपको ये सॉल्व करना सिखाया जाएगा न्यूमेरिकल में, मैं ही सिखाऊंगा। बस जी, अब बताइए कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। आ गया सर। नो सर। तो ये रिवर्सिबल वर्क डन है, यही टॉपिक इसका सबसे कठिन था, इसके अलावा इसमें कोई खास कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो बस ठीक है। अब सुनो भाई, अगर तुम्हें टाइम चेंज करना है ना, क्योंकि 9:15 नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं बता दूं रिकॉर्डिंग बंद करके, रुको। एंड देखो